आंगन में गरीब बहू की खुली रसोई। अर्जुन बड़ी कार में बैठकर जा रहा होता है कि तभी अर्जुन की नजर रास्ते के कोने में पड़ती है, जहां एक गरीब लड़की अकेले किसी बुजुर्ग की तरफ से लड़ रही होती है। लेकिन फिर तभी अरे बस कर सना, चुप हो जा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से आज कोई तुझसे शादी करना नहीं चाहता है। माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अब क्या मैं अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ देखूं? इन्हें अकल नहीं है क्या कि किसी बुजुर्ग से किस तरह पेश आते हैं? शर्मिला सना को डांटने लगती है, जिसे सुनकर अर्जुन तुरंत शर्मिला के पास जाता है। अरे आंटी, आप इसे डांट क्यों रही हैं? ये तो सभी के खिलाफ जाकर सही का साथ दे रही है ना, इसमें गलती क्या है? बेटा, अच्छाई करना गलत नहीं है, लेकिन हम गरीबों के लिए सही का साथ देने का परिणाम किसी गुनाह से कम नहीं होता। बता, अब कौन करेगा इससे शादी? देखिए, अगर ऐसी बात है तो मैं करूंगा इसी से शादी, क्योंकि मेरे लिए गरीबी या अमीरी मैटर नहीं करता। सही का साथ देना और अपने हक के लिए लड़ना ही इंसान की असली पहचान होती है। अर्जुन की बात सुनते ही शर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वहां से एक औरत गुजरती है। अरे ओ शर्मिला, इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मत देख। ऐसे हजार लड़के आते हैं जो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। मैं सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि मैं सना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अभी सना से मंदिर में शादी कर सकता हूँ। इतना कहकर अर्जुन सना का हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाता है और दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाकर 7 फेरे ले लेते हैं। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है और अर्जुन के साथ सना अपने ससुराल पहुंचती है। इतना बड़ा घर, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल में आ गई हूँ। सना, ये घर अब से तुम्हारा ससुराल है। मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन तुरंत घर वालों को आवाज लगाता है। सभी वहाँ आते हैं और इस तरह सना को अर्जुन के साथ देखकर मुंह बना लेते हैं। ये कौन है? किसे उठा लाया तू अपने साथ? अच्छा, तो अब इस महल में देवर जी की वजह से गरीबों को भी जगह दी जाएगी। अब इस करोड़पति घर की बहू एक गरीब बनेगी। बेटा, अगर तू किसी से प्यार करता था तो कम से कम हमें बता देता। अब क्या इतने बड़े घर की बहू ये गरीब लड़की बनेगी? पापा, इंसान की पहचान पैसों से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। सना बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, वो सब तो बाद में खुद ही पता चल जाएगा। ये गरीब कितनी अच्छी लड़की है। गरीब लोग तो सिर्फ पैसे वाले लड़कों को देखकर अपनी मुट्ठी में फंसा लेते हैं, असलियत तो बाद में पता चलती है। इतना कहकर गुस्से में सभी लोग वहां से सना का बिना गृह प्रवेश करवाए चले जाते हैं। सना, तुम परेशान मत हो। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तुम सभी का दिल जीत लोगी और माँ तुम्हें अपना लेंगी। हाँ, देखना, मुझे भी पूरा विश्वास है। एक न एक दिन मैं माँ का दिल जीत लूंगी और वो मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी समझेंगी। बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। इतना कहकर सना अर्जुन के साथ खुद ही गृह प्रवेश करती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह 4 बजे आज मेरी पहली रसोई है। आज सभी का दिल जीत लूंगी, अच्छा खाना और अच्छी तरह घर की जिम्मेदारियां संभाल कर। ये सोचकर सना तुरंत उठती है और नहा धोकर घर के मंदिर को फूलों से सजाकर पूजा करती है और फिर किचन में सभी के लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर सभी को खिलाती है। क्या हुआ, आप सभी कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? खाना अच्छा नहीं लगा क्या आप लोगों को? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने तो बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है। हाँ बहू, ऊपर से तुमने सभी की पसंद का भी ध्यान रखा है। लेकिन वैसे तुम्हें हमारी पसंद के बारे में कैसे पता चला? मैंने कल रात को ही अर्जुन जी से सभी की पसंद और नापसंद के बारे में पूछ लिया था, इस वजह से। वाह भाभी, आप तो बहुत समझदार निकली। मानना पड़ेगा, बहू ने खाना तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया है और मंदिर रसोई सभी की जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाली। कहीं मैंने लड़की पहचानने में गलती तो नहीं करती? क्या हुआ मम्मी जी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? एक खाना ही तो बनाया है, इसमें इतनी उछलने की क्या जरूरत है? घर का काम और घर की जिम्मेदारियां बहू के हाथों में ही होती है। इतना कहकर कविता खाना खाने लगती है। वहीं सभी की बातें मालविका सुन रही होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गवार इस महल की मालकिन बन जाएगी। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसे सभी का दिल जीतने नहीं दे सकती। इस तरह सना अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर सभी की तारीफें लूटती है, जिसे देख मालविका की जलन की शुरुआत हो जाती है। वहीं सना घर की जिम्मेदारियां अच्छे तरह से संभालती है। पापा जी, अखबार कब तक पढ़ते रहेंगे? ये लीजिए, चाय पी लीजिए। आपकी चाय पीने का टाइम हो गया है। अरे बहू, तुझे आने की क्या जरूरत थी? किसी नौकर के हाथों भिजवा दिया होता बेटा। पापा जी, अपनों की सेवा खुद की जाती है, किसी और से करवाई नहीं जाती।
हे भगवान, पता नहीं मेरी कॉलेज फाइल कहाँ चली गई। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? अगर आज सबमिट नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। माया हाथ में कॉपी किताब लेकर अपनी कॉलेज वाली फाइल ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ सना आ जाती है। क्या हुआ ननन जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? भाभी देखो ना, मेरी कॉलेज फाइल ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। आप परेशान मत होइए, ये लीजिए, आप नाश्ता कीजिए, मैं आपकी फाइल ढूंढती हूँ। इतना कहकर सना तुरंत माया की कॉलेज वाली फाइल इधर उधर ढूंढने लगती है और थोड़ी देर के बाद सोफे के नीचे से फाइल निकालकर माया को पकड़ा देती है। थैंक यू सो मच भाभी, आज तो आपने मुझे बाल बाल बचा लिया। अगर ये फाइल नहीं मिलती ना तो मेरे मार्क्स कट जाते और डांट अलग सुनने मिलती। अरे अरे ननन जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए अब जाइए कॉलेज, देर हो जाएगी। इतना कहकर सना माया को कॉलेज भेज देती है। वहीं ये सब दूर खड़ी कविता देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है। बहू धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियां कितने अच्छे से संभाल रही है, शायद मैं ही गलत थी। क्या हुआ कविता, बहू पसंद आ गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है, फाइल ही तो ढूंढी है, कौन सा आसमान से तारे तोड़ लाई है। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और धीरे धीरे सना सबके दिलों पर राज करना शुरू कर देती है। और ये सब देख मालविका, अगर इसी तरह ये गरीब सबके दिल जीत लेगी तो घर की लाडली बन जाएगी और सबका प्यार इसे मिलेगा। नहीं नहीं, अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर मालविका सोच में पड़ जाती है। और फिर अगले दिन दोपहर को, अरे बड़ी बहू, आज तू? हाँ मम्मी जी, वो मैंने सोचा आपके लिए चाय बना दूं, ये लीजिए चाय पी लीजिए। अच्छा ठीक है, टेबल पर रख दे। वैसे मम्मी जी दीजिए, मैं आपके पैर भी दबा देती हूँ, आखिरकार अपनों का ध्यान रखना ही तो मेरा काम है। अपनों का ध्यान रखने से पहले तो घर का ध्यान रख, या चापलूसी करने से बात नहीं बनेगी। मालविका इसी तरह चापलूसी किया करती थी, लेकिन अब घर की जिम्मेदारियों के साथ अपनों का ध्यान रखने वाली एक बहू घर में आ चुकी होती है, जिसकी वजह से मालविका का ये प्लान कामयाब नहीं होता और वो आधी रात को अपनी पहली चाल चलती है। बहुत शौक था ना सभी की तारीफें लूटने का, रसोई में टेस्टी खाना बनाने का। अब देखती हूँ कैसे रहती हो तुम सबकी चहेती। इतना कहकर मालविका एक छोटा सा चांदी का कटोरा उठाती है और ले जाकर अपने कमरे में छुपा देती है। फिर अगली सुबह, मम्मी जी, पापा जी, देखिए देखिए, रसोई में चोरी हो गई है। मालविका की आवाज सुनते ही कविता, प्रकाश और सना रसोई में आते हैं। क्या हुआ बहू, इस तरह चिल्ला क्यों रही है? मम्मी जी, रसोई में चोरी हो गई है। चांदी का कटोरा जो आपने भगवान को भोग लगाने के लिए बनवाया था, वो गायब हो गया है। क्या मतलब? घर में ही चोरी? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? सभी चिंतित हो जाते हैं। तभी मालविका सना की तरफ इशारा करते हुए कहती है, रसोई से बर्तन भी उसी ने चोरी किए होंगे जो रसोई में सबसे ज्यादा रहता है। जेठानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं रसोई में रहती जरूर हूँ, लेकिन चोरी मैंने नहीं की। हाँ तो मैं कहाँ तुम्हारा नाम ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। और वैसे भी चोर खुद ही कहता है कि वो चोर नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी गिरी हुई हरकत छोटी बहू कर सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। पापा जी, फिर तो इसने चोरी नहीं की है, इस बात का भी सबूत नहीं है। इस तरह मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती, लेकिन याद रखना, अगर मुझे पता चल गया कि चोरी किसने की थी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बात सिर्फ एक चांदी की कटोरी की नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चाई की है। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है और रसोई में हुई चोरी की बात रसोई में ही दबकर रह जाती है। और फिर इसी तरह घर में चोरियां शुरू हो जाती हैं, कभी चांदी के बर्तन तो कभी सोने का हार। माँ, इस महल की सिक्योरिटी इतनी कमजोर नहीं है कि कोई बाहर का इंसान चोरी कर सके। जरूर ये किसी अपने का किया धरा ही है। अरे तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। वैसे भी पहले हमारे घर में चोरी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से हमारे बीच नया सदस्य आया है तभी से ये सारी चीजें शुरू हुई है। और फिर गरीबों की फितरत तो सबको पता है ही। मालविका की इन्हीं बातों की वजह से धीरे धीरे सभी को सना के ऊपर शक होने लगता है। और फिर एक दिन कविता घर के सभी लोगों को इकट्ठा करती है। छोटी बहू, मैं झूठ के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे सच सच बताओ, क्या चोरी तुमने की है? नहीं मम्मी जी, मैंने चोरी नहीं की है, और फिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्या पता तुम जैसे गरीबों ने सोचा होगा कुछ पैसे चुरा कर मायके भिजवा दूं। नहीं मम्मी जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस बहुत हो गया, ये सारी चीजें रसोई से ही शुरू हुई है। इस वजह से जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक सना तुम रसोई में नहीं जाओगी। मम्मी जी, आप मेरी बात समझने की तो कोशिश कीजिए। सना ऐसा नहीं कर सकती, वो गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। हाँ मम्मी जी, आप मेरा विश्वास कीजिए,
और अगर आपने मुझे रसोई से निकाल दिया तो मैं अपना चूल्हा कहाँ जलाऊंगी? मुझे वो सब नहीं पता, जहाँ मन हो वहाँ जलाओ अपना चूल्हा, आंगन में या फिर कहीं और, क्योंकि मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलती। कविता की आवाज में सख्ती, लेकिन कविता की आंखों में कुछ अलग ही कहानी झलक रही होती है। वहीं ये फैसला सुनकर सना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और सना के पीछे पीछे अर्जुन भी जाता है। मम्मी जी को मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। मैं चोरी नहीं कर सकती हूँ। हाँ सना, मुझे पता है कि तुम चोरी नहीं कर सकती। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। देखना, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन तब तक मैं रसोई का कोई काम नहीं करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, चूल्हा नहीं जलाऊंगी। सना, माँ ने तुम्हें रसोई में जाने के लिए मना किया है, चूल्हा जलाने से नहीं। हम दोनों मिलकर कल आंगन में एक खुली रसोई बनाएंगे, जहाँ तुम आराम से सबके लिए खाना बना पाओगी। वहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या सच्ची आप मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ सना, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। चलो अब सो जाओ, कल सुबह आंगन में खुली रसोई भी तो बनानी है। अर्जुन की बात सुनकर सना अपने आंसू पोंछकर सो जाती है और अगले दिन से शुरुआत होती है गरीब बहू की आंगन वाली खुली रसोई के असली संघर्ष की। आइए जानते हैं कैसे बनाती है सना अपनी खुली रसोई और कैसे करती है सारी चीजें अकेले मैनेज। अगली सुबह हम वक्त गवाए बिना काम शुरू कर देते हैं, तभी तुम्हारी रसोई दोपहर तक तैयार हो पाएगी और तुम चूल्हा जला पाओगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? खुली रसोई बनाना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अरे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश करेंगे और परिणाम हमें जरूर मिलेगा, चिंता मत करो। अर्जुन की बात सुनकर सना चूल्हा बनाने में लग जाती है। वहीं अर्जुन टीन के टुकड़े, थोड़ी लकड़ियां और पत्थरों से एक छोटी सी रसोई बनाना शुरू करता है। दोनों के सिर से पसीना टपक रहा होता है, लेकिन फिर भी चेहरे की मुस्कान और कुछ कर देने की चाह बनी रहती है। और तभी आपको तो ये सब करने की आदत नहीं है ना? आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें भी तो हवेली में रहने की आदत नहीं थी ना। लेकिन तुमने हवेली की जिम्मेदारियां संभाली ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। भले मेरे ऊपर चाहे जितने इल्जाम लग जाए, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अरे तो साथ कैसे छोड़ देता मोहतरमा, आखिरकार पत्नी हो तुम मेरी। अर्जुन की बात सुनते ही सना खुशी से शर्माने लगती है और दोनों मिलकर कड़ी मेहनत कर खुले आसमान वाली एक छोटी रसोई तैयार करते हैं, जिसमें एक छोटा सा चूल्हा रखा जाता है और बिल्ली या फिर चूहे ना आए इसलिए उसे बांस से घेर दिया जाता है। और पहली बार सना उस रसोई में चूल्हे पर खाना बनाती है। भले जितनी मेहनत लग गई हो, लेकिन अब मैं आराम से यहाँ सभी के लिए खाना बना पाऊंगी। ये रसोई छोटी है लेकिन मेरी अपनी है। यहाँ से कोई मुझे कभी बाहर नहीं निकाल सकता। सना, तुम ये सब सोचकर इतनी खुश कैसे हो? मुझे तो यहाँ बैठने में भी इतनी गर्मी लग रही है और तुम तो फिर भी चूल्हे पर काम कर रही हो। गर्मी मुझे भी लग रही है, पसीना मुझे भी आ रहा है, लेकिन आप हो ना मेरे साथ, जिसकी वजह से सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। इतना कहकर सना चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनाती है और आंगन में ही अर्जुन को खिलाती है। वाह सना, खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। सच में ये खाना हवेली से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या सच्ची? हाँ हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत और खुशियां भी मिली हुई हैं। ये सुनकर सना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये सारी चीज बैल्कनी में खड़ी कविता चुपचाप देख रही होती है। ये लड़की भी कितनी ज्यादा अनोखी है। आंगन में खुली रसोई में पसीने में लथपथ होकर काम करने के बावजूद ये इस तरह मुस्कुरा कैसे सकती है? सना का प्यार और रसोई को लेकर की गई कड़ी मेहनत कविता को अपनी तरफ खींच रही होती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन दोपहर को हे भगवान, इतनी देर हो गई है, अभी तक ये चूल्हा ढंग से जल नहीं रहा। न जाने आज सही टाइम पर खाना बन पाएगा या नहीं। सना अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए चूल्हे को हवा कर रही होती है और धुएं की वजह से उसकी आंखें पूरी लाल पड़ जाती हैं। इस गरीब को इस तरह देखकर मेरी खुशी आसमान को छू रही है। सच में इसकी तो यही हालत होनी चाहिए। न जाने देवर जी को यह कैसे पसंद आ गई। सना की परेशानियां देखकर मालविका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सना के हिस्से का काम मालविका पर आने लगता है और साथ ही घर वाले कंपैरिजन करना भी शुरू कर देते हैं। बहू बहू, जल्दी से खाना लेकर आ, इतनी तेज भूख लगी है, अभी तक तेरा खाना नहीं बना। भाई आज नौकरों की छुट्टी है, इस वजह से घर में कितनी परेशानियां हो रही हैं। अगर रसोई का काम सना बहू संभाल रही होती तो अब तक हम सबका पेट भर गया होता।
सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रसोई से मालविका खाना लेकर आती है और सभी को परोसती है। बहू, ये क्या? इसमें तो नमक कम है। हाँ, और दाल भी बहुत मोटी है। इतनी मोटी दाल हमारे घर में कोई नहीं खाता है। ये क्या बनाकर रख दिया भाभी? आपको तो पता है ना मुझे ऐसी रोटियां बिल्कुल नहीं पसंद। मैं पतली पतली फुलके वाली रोटियां ही खाती हूँ, जैसा छोटी भाभी बनाती हैं। काश छोटी बहू की रसोई अलग न की गई होती तो आज हम ये जला भुना खाना नहीं खा रहे होते, बल्कि छोटी बहू के हाथों का टेस्टी खाना खाते। पता नहीं मेरे परिवार वालों को इस गवार में क्या दिख गया है। उसे दूर रखने के लिए मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया, फिर भी वो सबके दिल में बसी पड़ी है। इसी तरह सभी आपस में बातें करते हुए जैसे तैसे खाना खाते हैं और फिर एक दिन हॉल में सभी बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे वाह, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू है। इतना अच्छा खाना कौन बना रहा है? इतना अच्छा खाना हमारे घर की रसोई में तो नहीं बन सकता। जरूर खुशबू कहीं बाहर से आ रही है। जरा चलिए, चलकर देखते हैं। प्रकाश की बात सुनकर पूरा परिवार हवेली की चौखट पर जाकर देखता है। ये खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि गरीब बहू की आंगन वाली रसोई से आ रही होती है। आज मैं अर्जुन जी की पसंद की पनीर भुर्जी बना रही हूँ, उन्हें जरूर पसंद आएगी। बस थोड़ा नमक और डाल देती हूँ, उन्हें खाने में तेज नमक पसंद है। सना आंगन में बैठकर खाना बना रही होती है जिसकी खुशबू पूरी हवेली में फैल जाती है और चौखट पर खड़े सभी लोग। देख लिया कविता, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि सना बहू चोरी कर सकती है? जरूर ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच में जब जब सना को देखती हूँ ऐसा लगता है कि ये इस हवेली के लिए ही बनी है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन इसके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं होती। हर मुश्किल घड़ी का डटकर सामना करती है, पीठ दिखाकर भागती नहीं। इस तरह पूरा परिवार सना के खाने की खुशबू की बहुत तारीफ करता है और ये सब देख मालविका अंदर ही अंदर किलस जाती है। ये हर बार लोगों का दिल कैसे जीत लेती है। आंगन में रसोई करने के बावजूद इसके हाथों का खाना इतना टेस्टी कैसे बन सकता है? अब लगता है मुझे इस हवेली की मालकिन बनने के लिए सना को यहाँ से दूर नहीं बल्कि खुद को घर वालों के नजदीक ले जाना पड़ेगा, या फिर सीधा प्रॉपर्टी के पेपर ही चुराने पड़ेंगे। और यही सही मौका है क्योंकि अभी मोहित जी भी लंदन गए हुए हैं। मालविका अपने मन में हजारों सवाल लिए सो जाती है। इसी तरह फिर एक दिन तेज बारिश के बीच जब सना खाना बना रही होती है। ये तो मम्मी जी का फेवरेट है। काश मैं आज उन्हें भी अपने हाथों का बना खाना खिला पाती, लेकिन वो तो मुझसे नाराज है। मेरे हाथों का बना खाना खाएंगी ही नहीं। सामने छोटी सी झोपड़ी की आड़ में खड़ा अर्जुन सना की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। सना, माँ ने तुम्हें रसोई में जाने से मना कर दिया। उनकी वजह से तुम्हें यहाँ आंगन में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है और फिर भी तुम उनके बारे में सोच रही हो। वो मेरी सास है और सास माँ समान होती है। भला कोई माँ अपनी बेटी का बुरा चाह सकती है क्या? मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन मम्मी जी मुझे अपनी बहू के रूप में अपना लेंगी। पता है, तुमसे शादी करने का फैसला अब तक का मेरा सबसे अच्छा फैसला था। वैसे इस खुले आसमान में बारिश के नीचे खाना बनाने में तुम परेशान नहीं हो रही? मैं भीग थोड़ी न रही हूँ, क्योंकि आपने बांस से चारों तरफ घेरा जो बना दिया है। और फिर खुले आसमान में बारिश के नीचे खाना बनाने का मजा ही कुछ और होता है। बारिश की आवाज और सुहाना मौसम कितना अच्छा है। सच में सना, तुम परेशानी में भी खुशियाँ ढूंढ लेती हो यार। यही तरीका तुम्हें सबसे अलग और मजबूत बनाता है। इस तरह सना अर्जुन से बातें करते हुए खाना बनाती है और कुछ ही देर में खाना खाकर घर आकर सो जाती है। वहीं आधी रात में हवेली के अंदर एक काली चादर ओढ़ी औरत इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। उसने अपना चेहरा इस कदर छुपाया होता है कि वो दिखाई नहीं देता। अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं? आखिरकार कहाँ रखे होंगे जमीन के कागजात? माँ जी के कमरे में जाकर देखती हूँ। ये सोचकर मालविका तुरंत कविता के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर पेपर ढूंढने लगती है। पेपर्स तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे हाँ, सालों पुराना वो बंद कमरा, जरूर पेपर्स वहीं रखे होंगे। ये सोचकर मालविका दबे पैर सालों पुराने बंद स्टोर रूम में जाती है और दरवाजा खोलती है। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे होते हैं। वहां जाते ही मालविका अपनी काली चादर उठाकर नीचे फेंक देती है और घर के प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढने लगती है। इस कमरे से मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढ निकालूंगी और फिर पूरी हवेली पर अकेली राज करूंगी। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। खुद से बातें करते हुए मालविका बाहर रखे एक बहुत पुराने संदूक को खोलती है और उसमें से कागजों का ढेर निकालकर देखने लगती है। वहीं मालविका को ऐसा करता हुआ कोई देख रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि कविता होती है। मुझे शक था इस सब के पीछे बड़ी बहू का हाथ है, लेकिन वो शक इतनी जल्दी यकीन में बदल जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। मालविका बहू,
खुश हो जाओ अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी हो। तुम्हारी ये मुस्कान जल्द आंसू में बदलने वाली है। कविता एक रहस्यमयी आवाज के साथ हल्की मुस्कान और आंखों में चमक लिए वहां से चली जाती है और मालविका को रोकती नहीं है। वहीं मालविका जमीन के कागजात लेकर खुशी खुशी जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन शाम को मुझे आप सभी से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बहू, क्या बात करनी है तुझे? आज से इस हवेली की मालकिन मैं हूँ और आप लोग अब से मेरी बातें सुनेंगे। भाभी, आपका मतलब क्या है? ये क्या कह रही है आप? मेरा मतलब साफ है, इस हवेली के सारे कागजात अब मेरे पास है और मैंने इन्हें अपने नाम करवा लिया है। अब आप सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। बहू, ये क्या कह रही है तू? जमीन के कागजात मतलब तूने? हाँ, मैंने इन्हें चुरा लिया और अब से मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलेगा। मालविका की बात सुनते ही सभी के चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन कविता के चेहरे पर एक अलग सी शांति बनी रहती है। वहीं ये सारी चीज दूर खड़ी सना देख रही होती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह तो मेरा ससुराल टूट जाएगा। सना परेशान होकर अपनी आंगन वाली रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आज जेठानी जी की इस हरकत के बाद शायद ही घर में किसी ने खाना खाया होगा। मैं एक काम करती हूँ, सभी के लिए अपनी आंगन वाली रसोई का खाना ही बनाकर ले जाती हूँ। ये सोचकर सना जल्दी जल्दी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और खाने की ट्रे लेकर कविता और प्रकाश के कमरे में पहुँचती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये खाना? तुम्हें मैंने मना किया था ना रसोई में जाने के लिए। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रसोई में नहीं गई थी। ये तो मैंने अपनी आंगन वाली रसोई में ही बनाया है। आप एक बार इसे चखिए, ये सच में बहुत टेस्टी बना है, आपको जरूर पसंद आएगा। बहू, हमने तुझे रसोई में जाने के लिए मना कर दिया, इसलिए तूने आंगन वाली रसोई बना ली। उसके बावजूद हमारा ध्यान रखेगी क्यों? मम्मी जी, पापा जी, आप लोग जो भी करेंगे घर की भलाई के लिए ही करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, है तो आप लोग मेरा परिवार ही ना। इतना कहकर सना खाना देकर चली जाती है। और कब तक इस बेचारी की परीक्षा होगी? हाँ, क्या अभी भी तुम्हें सबूत चाहिए? अब तो इस पर पाबंदियां लगाना बंद कर दो। आप बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, फिर कुछ ऐसा होगा जो इस हवेली के किसी भी सदस्य ने सोचा भी नहीं होगा। कविता चुपचाप खाना खाती है और इसी तरह फिर अगले दिन दोपहर को। हे भगवान, सिर में इतना दर्द हो रहा है। बड़ी बहू ने ऐसी हरकत कर दी कि अब उसे चाय बनाने के लिए भी नहीं बोल सकती। नौकरों की भी आज छुट्टी है, कौन बनाएगा तुम्हारे लिए चाय? छोटी बहू को तो तुमने रसोई में जाने से मना कर दिया है। कविता और प्रकाश की बात दूर खड़ी सना सुन रही होती है और वो तुरंत जाकर अपनी आंगन वाली रसोई में गर्मा गर्म चाय बनाती है और लाकर कविता को देती है। ये क्या, चाय? लेकिन मैंने तो तुझे चाय बनाने के लिए नहीं कहा था। मम्मी जी, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर आपका सिर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए चाय बना दूं। ठीक है, वहाँ रख दो। मम्मी जी, आप चाय पीकर जरूर बताइएगा आपको चाय कैसी लगी। मैंने स्पेशल आपके लिए कड़क अदरक वाली इलायची डालकर चाय बनाई है, आपको जरूर पसंद आएगी। इतना कहकर सना वहां से चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। बड़ी बहू, आज घर में जो सब्जी बनी है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे उस सब्जी से एलर्जी भी है। क्या तू मेरे लिए खीर बना देगी? पापा जी, लगता है आप भूल गए हैं, इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैं आपके लिए खीर बनाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन बहू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, खाना है तो वही सब्जी खाइए, वरना भूखे रह जाइए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालविका वहां से चली जाती है। पैसों के लालच ने मालविका को पूरी तरह बदल कर रख दिया होता है। मालविका पहले लालची थी, लेकिन अब घमंडी बन जाती है और परिवार की कद्र करना भूल जाती है। वहीं ये सारी चीजें देखकर सना तुरंत अपनी रसोई में जाकर खीर बनाती है। अरे सना, ये खीर खीर तो ना तुम्हें पसंद है और ना ही मुझे, फिर तुमने क्यों बनाई है? पापा जी को खीर बहुत पसंद है और मैंने ये उन्हीं के लिए बनाई है। अच्छा, आप रुकिए, मैं उन्हें देकर आती हूँ, वरना खीर ठंडी हो जाएगी। इतना कहकर सना खीर लेकर जाती है और प्रकाश को दे देती है। पापा जी, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन खाने से कैसी नाराजगी? ये मैंने अपनी आंगन वाली रसोई में बनाया है, चूल्हे पर। प्लीज आप इसे खा लीजिए। इतना कहकर सना वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। सना बिना किसी लालच के घर वालों से दूर होने के बावजूद घर वालों की केयर करती है और अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। फिर एक दिन शाम को जब घर का बड़ा बेटा लंदन से घर लौटता है। माँ, मैं आ गया। अरे, आ गए आप? बताइए, आपके जाने के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया है। मुझे आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है, जिसे सुनते ही आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे।
अरे ऐसी कौन सी बात है कि तुम इतना ज्यादा खुश हो? आपको पता है, अब से इस हवेली की मालकिन मैं हूँ। ये देखिए, इस हवेली के कागजात, इस हवेली को मैंने अपने नाम करवा लिया है। मोहित कागजात लेकर देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आप इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? क्या हो गया? ये कागजात नकली हैं और बहुत दिनों पहले ये हवेली माँ के नाम हो चुकी है। इन कागजात के बदौलत तो तुम इस हवेली के बाहर आंगन में भी नहीं रह सकती हो। तुम्हें कौन पकड़ा गया ये कागज? क्या मतलब ये कागज नकली है? अगर ऐसी बात है तो इस बारे में मम्मी जी को जरूर पता होगा। तो फिर मम्मी जी ने मुझे रोका क्यों नहीं? मालविका ये सोच रही होती है कि तभी पीछे से पूरा परिवार आता है और साथ ही कविता ताली बजाते हुए आती है। क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई सभी के सामने लाना चाहती थी और तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती थी। क्या मतलब मम्मी जी? जिस दिन घर में पहली बार चोरी हुई थी, मैं उसी दिन समझ गई थी कि ये चोरी सना बहू नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी मैंने नाटक किया ताकि मैं तेरी असलियत सबके सामने ला सकूं। मुझे शक था तुझ पर, लेकिन वो शक इतनी जल्दी यकीन में बदल जाएगा मैंने ये नहीं सोचा था। ये सुनते ही सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मालविका तुरंत कविता के पैरों में गिरकर रोने लगती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं तुझे माफ कर दूं? कभी भी नहीं। तेरी वजह से बेचारी सना को दिन रात आंगन की रसोई में मेहनत करनी पड़ी। तूने जो किया है वो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि धोखा है, विश्वासघात है। मतलब माँ, ये सब आपकी योजना थी? हाँ, मैंने सना बहू को रसोई से दूर रखा। मैं देखना चाहती थी कि कौन मुश्किल परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, और तुमने वही किया जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद थी। वैसे अगर ये नकली पेपर है तो असली पेपर कहाँ है? वही जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, कोई ऐसी जगह जिसका पता लगाना नामुमकिन है। माँ, ऐसी कौन सी जगह है? वो पेपर मैंने कहीं और नहीं बल्कि आंगन की रसोई के नीचे छुपा कर रखे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती थी जिस जगह की देखभाल सना बहू करेगी वो जगह हमेशा सुरक्षित रहेगी। कविता की बातें सुनकर सना की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी कविता सना के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, बहू तो इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। जब अर्जुन तुझे शादी करके घर लाया था तब तुझे पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुझे इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, एक छोटे से आंगन में अपनी रसोई बनानी पड़ी। नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया वो सब घर की भलाई और अच्छाई के लिए ही किया। बहू, आज से इस घर की भागदौड़ तेरे हाथों में है। आज से इस हवेली की मालकिन मैं नहीं बल्कि तू है। यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ अब मैं तेरे हवाले करती हूँ। सना की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस घर में उसे बहू का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा था, आज उसी घर की वो मालकिन बन चुकी थी और साथ ही परिवार की एक मजबूत सदस्य। वहीं मालविका ये सब देख शर्मिंदगी से भर जाती है और रोते हुए सना के पैरों में आकर गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए देवरानी जी, मेरी वजह से न जाने आपको क्या क्या नहीं सहना पड़ा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे बड़ी हैं और बड़े हमेशा आशीर्वाद देते वक्त अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। रिश्ते माफी मांगने से नहीं, जिम्मेदारियों से निभाए जाते हैं। इतना कहकर सना तुरंत मालविका को उठाती है और नम आंखों से कविता की तरफ देखकर कहती है, मम्मी जी, मैं जानती हूँ जेठानी जी से गलती हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ऐसी गलती जेठानी जी दोबारा अब नहीं करेंगी। इन्हें माफ कर दीजिए। सना की बात सुनकर पूरा परिवार शांत हो जाता है और कुछ देर के बाद सोच समझकर कविता मालविका को एक छोटा सा मौका देती है। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। फिर कुछ महीनों के बाद, वैसे एक बात तो है, इतने दिनों से खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा जो तुम्हारी आंगन वाली रसोई में आया करता था। हाँ बहू, तूने आंगन वाली रसोई की जो चाय बनाकर दी थी उसकी तो बात ही कुछ और थी। अब क्या तुम लोग छोटी बहू की आंगन वाली रसोई की तारीफ करके उससे फिर से चूल्हे पर खाना बनवाने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो बस बता रहे हैं। वैसे अगर आप लोगों को आंगन वाली रसोई का खाना खाने का मन है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भले मैं इस हवेली की मालकिन बन गई हूँ, लेकिन हूँ तो घर की छोटी बहू ही। सना की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और पूरा परिवार एक साथ जिम्मेदारियां निभाते हुए रहने लगता है।